Yes, good afternoon, Abhinandan. Yes, Abhinandan, आवाज आ रही है? Good afternoon. Yes, good afternoon. So my humble request is, बेटा अपना ये कैमरा ऑन कर लो. Yes, Rajveer. गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड, राजवीर कैमरा ऑन कर लो बेटा. हाँ जी सर। हाँ, अभिनंदन आप भी कर लो. Yes, sir. So today we have to start from the DBMS topic, database concepts. Clear? So we have discussed this point topic earlier also, and we will go through the topic today once again. ठीक है. और जैसे मैंने जो लिंक भेजा था, यस राजवीर, वो आज हम 4 बजे भी लेंगे क्लास. ठीक है, हाउ टू बेसिकली Yes. वर्क विद द पाइथन बेसिक्स. ठीक है, पाइथन के अंदर काम कैसे करना sir. है. So a database is a collection of data and information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. तो ये बेसिक पर्पस है हमारे पास, दैट इज कि हम डाटा के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है वो इजीली अप्लाई कर सके. हाउ टू एक्सेस द डाटा, हाउ टू मैनेज द डाटा एंड हाउ टू अपडेट द डाटा. दैट वी हैव सीन अर्लियर आल्सो, कैसे हम टेबल बनाते हैं, कैसे उसको मैनेज करना होता है, एंड हाउ वी अपडेट द table. In last couple of lectures we have worked on that. So in a database the data is organized in rows and columns and tables. तो database में कैसे होगा table? That will be in the form of tables होगा, and the tables are basically consist of rows and column. ठीक है, रो बता सकते हो राजवीर, रो किसको रिप्रेजेंट करती है? जैसे अगर हम यहाँ पे एंड जैसे ये टेबल दिखाई दे रहा है, सेल्समैन टेबल दिखाई दे रहा है. Yes, sir. तो ये जो एक कंप्लीट रो होती है, इस रो को हम और क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज द रो इज कॉल्ड बेसिकली? डाटाबेस में रो किसको रिप्रेजेंट करती है? डाटाबेस में जो रो है वो रिप्रेजेंट करती है एक रिकॉर्ड को. ठीक है,
that it basically represents a complete record. ठीक है? So this is a complete record of a first salesman. ऐसे ये second salesman का record है, ये third salesman का record है, ये fourth salesman का record है, and so on. ठीक है जी? और दूसरी हमने बात की है कि database के अंदर जो column है, ये column किसको represent करता है? कोई बता सकते हो? Yes, Mr. बाजवा. क्या टाइटल को? हाँ? कोई इस टेबल में से मेरे को बताओ कि हम कॉलम किसको बोल सकते हैं? इस टेबल में से किस चीज को हम कॉलम बोल सकते हैं? और जो शायद नीचे को कॉलम होते हैं और हाँ। तो जैसे ये सेल्समैन नंबर है, तो सेल्समैन नंबर क्या है हमारे पास? दिस इज ए कॉलम. सेल्समैन नेम, तो ये सेल्समैन नेम क्या है हमारे पास? दैट इज ए कॉलम. ठीक है? ऐसे ही सैलरी है हमारे पास. सैलरी क्या है? सैलरी कॉलम है. और ये बोनस, ये भी एक कॉलम है. और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये क्या है? कॉलम है. तो इसको हम डाटाबेस की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं. फील्ड. सो दिस इज कॉल्ड ए फील्ड. और रो को मैंने आपको बताया, रो किसको बोलते हैं? रो इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड ऑफ ए, जैसे इस सेल्समैन टेबल में दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर सेल्समैन. ठीक है जी? तो रो इज इक्वल टू ए रिकॉर्ड एंड कॉलम इज इक्वल टू ए फील्ड. ठीक है? तो इन चीजों को अब हमने रिलेट भी करना है डाटाबेस के साथ कि किसका मीनिंग क्या है. एंड ठीक है जी? सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन डाटाबेस the data is organized into rows and columns and tables, and it is indexed to make it easier to find the relevant information. तो सर्चिंग करने के लिए हमने क्या किया होता है? इसकी इंडेक्सिंग वो ऑटोमेटिकली हो जाती है. इसकी इंडेक्सिंग, it works like a container which contains the various objects like tables, queries, reports in organized. तो डाटाबेस में हम ये डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं. टेबल बना सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे. ठीक है? ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं? व्हाट आर रिपोर्ट्स बेसिकली? कोई बता सकता है? वंशिका, विश्वजीत, अभिनंदन, तरुणजोत. कैमरा भी ऑन कर लो बेटा अपना. यस, वंशिका बता सकते हो क्या होती हैं रिपोर्ट्स? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिपोर्ट्स? ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं? I think when we retrieve the queries or when we make some specific collection of the information on a specific topics, and we sometimes use them to convey that information to the others, that is known as reports in the database. जैसे ये देखो, बेसिकली मैंने रिपोर्ट्स की डेफिनेशन, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स. सो व्हाटएवर यू हैव टोल्ड इट्स करेक्ट. जैसे बैंक है, तो बैंक के अंदर अगर हमने जैसे कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है, क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करनी है, बाई एनुअल रिपोर्ट जनरेट करनी है, ईयरली रिपोर्ट जनरेट करनी है. ठीक है? सो मींस दैट इज बेसिकली समराइज्ड इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं रिपोर्ट्स. एंड वी विल अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर क्रिएटिंग द रिपोर्ट्स. तो ये सारे जो हैं, दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट वी अप्लाई इन ए डाटाबेस. तो जिसमें टेबल्स हैं हमारे पास, क्वेरीज हैं एंड रिपोर्ट्स हैं. ठीक है? तो ये पर्पस है हमारे पास डाटाबेस का. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड डाटाबेस? डाटाबेस की रिक्वायरमेंट किस लिए है? ठीक है? टू मैनेज लार्ज चंक ऑफ डाटा. ये देखो, जैसे रेलवेज है, एयरलाइंस है, स्कूल्स है, अब इनके पास इतना बड़ा डाटाबेस है. अगर आपने तो अभी नए बैंक देखे होंगे ना, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करो, यू विल फाइंड कि जैसे बैंक्स के अंदर पता क्या होता था? पहले उन्होंने बड़ी मोटी बुक्स रखी होती थी. ठीक है? वो एक करके उसमें से मैन्युअली सर्च करके उसके अंदर एंट्री करते थे. ठीक है? हर एक उसके अंदर रजिस्टर के अंदर. तो वो तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था. और इतने पुराने रजिस्टर्स को मेंटेन करके रखना, सो दैट्स ए वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ ए जॉब.
सो सबसे पहला जो मेन हमारा पॉइंट है दैट इज वी हैव टू मैनेज लार्ज चंक ऑफ डाटा. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड है हमारे पास एक्यूरेसी. So why we need database? That is we need accuracy also. Accuracy कैसी है? Through validation rules in database and data accuracy can be maintained. कोई आप ये validation के बारे में बता सकते हो? What is data validation? जैसे अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हैं, तो जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हैं तो ये ना हो कि किसी की एज 150 साल बन जाए. ठीक है, हमें पता ही है कि नॉर्मली एक जो पर्सन है वो 50 60 70 80 साल तक ही अलाइव रहता है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 100 इयर्स ले लो. तो इस तरह की डाटा वैलिडेशन जो है दे शुड बी देयर इन आवर डाटाबेस. जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर किसी ने अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं 5,000 10,000 रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं. जैसे लेट्स से आपने किसी दिन 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी, तो उसके अंदर पता क्या चेक लगा होता है कि आप इतनी अमाउंट तक की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको एक वो बोलते हैं ना कि जैसे एक आप अपने बैंक के एटीएम से मैक्सिमम 4 बार पैसे निकाल सकते हो एक मंथ के अंदर. तो वो क्या, वो वैलिडेशन ही. अगर आप उससे ज्यादा बार पैसे निकालते हो तो ऑटोमेटिकली आपके वो पैसे क्या हो जाते हैं, वहां से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो these sort of rules are basically called validations. तो ये वैलिडेशन जो है हम डाटाबेस के ऊपर लगा सकते हैं. ठीक है जी, जैसे आप बता सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी. ठीक है, तो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है मैक्सिमम. एंड सिमिलरली अगर आपने किसी को लोन देना है, तो इस तरह के बहुत सारे आपको पता ही आप कि कितने सारे चेक्स होते हैं. ये नहीं होता कि वी परफॉर्म द ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी चेक्स. तो वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को हम जो बोलते हैं दैट इज दे आर कॉल्ड वैलिडेशन इन डाटाबेस. So they are easy to implement in database. The third point is easy of updating data. तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम पुराने मैनुअल बैंक्स के अंदर कैसे था वो रजिस्टर्स के अंदर एंट्री करना, मल्टीपल रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी पड़ती थी. अब ये जो अपडेशन है दैट इज वेरी वेरी इजी व्हेन वी आर यूजिंग द डाटाबेस. ठीक है, तो जैसे हमने कल एग्जांपल पे भी देखा है कि जैसे टेबल में अगर हमने कोई भी एंट्री करनी है, so that we can easily make into over a database, how we can update the database. Point number 4 is basically security of data. So with database we have security groups and privileges to restrict the access. एक जो इसके अंदर पॉइंट है ना, privileges to restrict the access. जैसे अगर आप एक बैंक के अंदर जाओ, तो बैंक के अंदर नॉर्मली कितने एम्प्लॉइज होते हैं when you go to a bank? 7-8 एम्प्लॉय तो होते होंगे बैंक के अंदर. Nearly 10 to 12. हाँ, चलो आप 10 to 12, बड़ी ब्रांच है तो 20 भी हो जाएंगे. ठीक है, तो ये देखो कि बैंक के अंदर देयर आर डिफरेंट पर्संस आर वर्किंग इन ए बैंक. तो हर किसी के पास डिफरेंट राइट्स होते हैं, हर किसी के पास सेम राइट्स नहीं होते. जैसे अगर एक पर्सन है जो लोन के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको लोन के रिगार्डिंग ही राइट्स हैं, वो एफडी नहीं इशू कर सकता किसी को. अगर दूसरा लेट्स से कैशियर है, तो कैशियर क्या करता है, वो या तो पैसे वो आप उसको जाके डिपॉजिट करा सकते हो या वहां से आप पैसे अपने विड्रॉल करा सकते हो. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है दैट इज हर एक यूजर के जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं. जैसे जो एचआर है, सो एचआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सैलरीज और लाइक दैट, उसके लिए एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो हर एक यूजर के जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं. ये नहीं है कि कोई भी बंदा जाके बैंक के अंदर जाके सारी चीजें आप चेक कर सकते हो कि मेरे मैनेजर की कितनी सैलरी है. ठीक है, बैंक की दूसरी ब्रांच के अंदर ये वाले बंदे काम कर रहे हैं, इसकी सैलरी, वो आप कुछ नहीं चेक कर सकते. आप वही चीज यूज कर सकते हो जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हो. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट हियर इज दैट इज द प्रिविलेजेस टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिलती है, टोटल एक्सेस किसी को भी नहीं मिलती. डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या प्रोफाइल है, आप मैनेजर है तो उसको डिफरेंट राइट्स दिए होंगे. ठीक है, क्लर्क है तो उसको डिफरेंट राइट्स मिले होंगे, टेलर है बैंक के अंदर उसको डिफरेंट राइट्स मिले होंगे. सो दैट्स, इससे क्या होता है
उसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने का बेनिफिट क्या होता है हमारे पास? कोई बता सकते हो? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस? Firstly, the data remains secure, and the information which is provided to certain people. For example, if we talk about hospital and patient, then patient cannot be provided the information about all the a doctor's appointment. So I think data remains secure, and it is also हाँ, remain in the vision of some people. यस यस। तो बेसिकली इसका बेसिक पर्पस यही है, दैट इज द सिक्योरिटी। ठीक है, आप यही चीज देख लो कि अगर आप वैसे भी अगर आप रियल लाइफ में देखो, अगर लेट से आप आप में से कोई अगर दिल्ली गया है, तो ये तो नहीं है कि हर कोई बंदा जो है वो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वहां पे घूमने चला जाएगा। आज ही मैंने मोदी का ऑफिस देखने जाना है, कैसा लग रहा है। सो दैट इज नो द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर देयर। अगर हम किसी की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, सो विल बी नॉट बी एबल टू अप्लाई द सिक्योरिटी रूल्स। तो ऐसे बैंक के अंदर है कि बैंक ने क्या किया हुआ है, आप आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ बैंक, बट ये सारी अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स में है। चाहे बैंक में चले जाओ, इंश्योरेंस में चले जाओ, रेलवेज में चले जाओ, एयरलाइंस में चले जाओ, हर एक यूजर को एक लिमिटेड राइट्स मिले होते हैं। बस आप वही चीज कर सकते हो, वही राइट्स आपको एप्लीकेबल है फॉर विच यू आर ऑथोराइज्ड। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी को मेन रख के ये सारे पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज द डाटा इंटीग्रिटी। So what is this data integrity? Is in databases we can be assured of accuracy and consistency of data due to the built-in integrity checks and access controls. तो ये नहीं है कि अगर आप किसी दिन सुबह उठे तो बैंक से मैसेज आ गया कि आपका बैलेंस आज ये रह गया है, हमें नहीं पता कहाँ चले गए हैं पैसे। So there are checks and balances are there. ठीक है, आप जितने पैसे निकलवाते हो वही पैसे आपके अकाउंट में से माइनस होते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ है। सो ये सारे हैं। जैसे आप देखो, अगर हम कोई रियल लाइफ की एग्जांपल बात करें, जैसे हम एटीएम में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, एटीएम से पैसे हमने एटीएम कार्ड डाला और वहां से हमने 10,000 रुपए डाले, लेकिन वो 10,000 रुपए बाहर नहीं आते। एंड वो क्या हो जाता है, कई बार हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। होता है कभी ऐसे? ठीक है, यस अजय प्रताप, कभी एटीएम ट्रांजैक्शन की कभी? अभी सर एक दो बार की है। एक दो बार की है। एंड मे बी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा अभी आपको। तो एटीएम में आप कभी देखो कि समटाइम्स वो क्या हो जाता है कि हम एटीएम में जाके ट्रांजैक्शंस करते हैं और कई बार हम अमाउंट वापस नहीं आता, हमारे अमाउंट निकलता ही नहीं है और ट्रांजैक्शन वो बोलता है कि 10,000 आपके माइनस हो गए। तो उसके लिए सारे के सारे ये चेक्स एंड बैलेंसेस बैंक के अंदर होते हैं। आपको पता है बैंक के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक एटीएम का भी अपना अकाउंट होता है। ठीक है, ये एटीएम का अपना अकाउंट क्या होता है, जैसे लेट्स से आई एम गिविंग, जस्ट वेट फॉर ए मोबाइल। We were discussing the point कि जैसे अगर हम ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे एटीएम है इन ए बैंक, तो एटीएम का एक अपना अकाउंट नंबर होता है। उसका क्या मतलब है, जैसे लेट्स से कि आज एटीएम के अंदर हमारे पास 1 लाख रुपया हमने सुबह डिपॉजिट किया, ठीक है, और लेट्स से कि एटीएम में से लेट्स से 30,000 रुपया माइनस हुआ है। ठीक है, तो 30,000 रुपया माइनस हुआ तो एटीएम के अंदर जो एटीएम का अपना अकाउंट नंबर है उसका बैलेंस कितना होना चाहिए? यस राजवीर, आप बताओ। हाँ, मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एटीएम का अकाउंट है, तो एटीएम के आज सुबह एटीएम के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो एटीएम के अकाउंट में कितने पैसे हैं? अभी 1 लाख है। तो आज लेट से 30,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। एटीएम में 95% तो लोग पैसे निकालने ही आते हैं, जमा करवाने वाली एटीएम तो अभी बहुत कम ही है, बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, बहुत सारे कम लोग आते हैं। तो लेट से 30,000 रुपए की विड्रॉल हुई,
तो एटीएम का जो अपना अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस होगा? 70,000 सर। 70,000। तो अगर लेट्स से इन दी एंड शाम को जैसे आपकी ड्यूटी लगी हुई है एटीएम के ऊपर, तो आपने आगे चेक किया कि एटीएम का बैलेंस 80,000 रुपए है। अगर एटीएम का बैलेंस 80,000 रुपए है तो इट मींस 10,000 की ट्रांजैक्शंस जो है वो हो गई है, बट नो उसमें से पैसे तो निकले नहीं। क्लियर? तो ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं ये बैंक के अंदर सारे लगे होते हैं, ठीक है। कई बार तो हम ऑटोमेटिकली जब पैसे नहीं निकलते तो हमें मैसेज आ जाता है दैट योर 10,000 रुपीज हैज बीन रीइंबर्स्ड टू यू, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि ये पैसे नहीं निकले। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यू हैव टू गिव ए रिक्वेस्ट टू दी बैंक, और बैंक वाले चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुल हुई है या नहीं सक्सेसफुल हुई। तो बेसिकली ये सारा जो मैकेनिज्म है दैट इज रिलेटेड विद द डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी में क्या है हमारे पास कि एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मस्ट बी एंश्योर्ड, ठीक है। तभी हमारी रिलायबिलिटी डाटाबेस के ऊपर बनेगी, ठीक है। अगर आज लोग बैंक में जाके ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सो व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी या उसकी कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। ये तो नहीं है कि आज हम सुबह उठे और हमें बोला कि हम आपका बैलेंस जो है वो माइनस हो गया सारा और लाइक दैट। सो कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डाटाबेस, ठीक है। So these are the points which are related to why we need a database. Now the next we have discussed already that what is a DBMS system is database management system. So a DBMS refers to the software that is responsible for storing, maintaining and utilizing the database in an effective way. तो जैसे हमने MySQL के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं। जब हम डाटा स्टोर करेंगे तभी हम उसके बाद उसके ऊपर कोई डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यू कैन सी हियर, ये जो टेबल हमने बनाया था, सो दिस इज ए टेबल बेसिकली। ये टेबल हमने किस डाटाबेस के अंदर बनाया था? यस, ये टेबल बता सकते हैं हमने किस डाटाबेस के अंदर बनाया था? सैंपल पेपर। हाँ, यस, जो हमारी डाटाबेस का नाम था वो सैंपल पेपर था इसका नाम, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, दैट इज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे उसके बाद ही हम कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो MySQL क्या है, MySQL अब हमारे लिए क्या है, इट इज वर्किंग एज ए DBMS। तो DBMS का पहला काम क्या है, दैट इज स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। दूसरा है मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये मेंटेनिंग का कोई मतलब समझा सकता है मेरे को, क्या होता है मेंटेनिंग का, क्या मतलब? यस अजय प्रताप सर पक्का नहीं पता। तो चलो जितना पता है वो बता दो। तो शायद संभाल के रखना। हाँ, तो संभाल, मेंटेनिंग का मतलब यही है कि कल मैंने इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल के रखी है, तो ये नहीं कि अगले दिन आगे पता चले कि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आपने कोई भी अपडेशन किया है तो उस अपडेशन को प्रॉपर्ली स्टोर करके रखना, ठीक है जी। सो ए डाटाबेस अलोंग विद द DBMS सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए DBMS डाटाबेस सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स है DBMS की, जैसे ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, पैराडॉक्स है, DB2 जो है दैट इज ये IBM का है, ऐसे MySQL भी है, ठीक है। एंड MySQL इज ए ओपन सोर्स एंड फ्री DBMS। तो दैट इज, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल दिस डाटाबेस, ठीक है जी। So moving back to the next point is now next is what are the advantages of a database? The very first advantages is that it reduces the redundancy. तो redundancy का क्या मतलब है, that is the duplicacy, ठीक है। तो database का क्या फायदा हमारे पास कि जैसे अगर let's say
हमने ब्रांच के अंदर जाके, बैंक के अंदर जाके अपना एड्रेस चेंज करते हैं, तो अगर हम किसी भी ब्रांच के अंदर जाएंगे तो हमारा सेम एड्रेस ही रहेगा, ठीक है। जो भी अपडेटेड एड्रेस होगा, सेम एड्रेस विल बी विजिबल टू ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ दैट वेरी बैंक। तो सबसे पहला जो टास्क होता है दैट इज टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी, ठीक है। सो the similar the second point is database controls inconsistency. सो लास्ट हमने इसका सिक्योरिटी में पढ़ा था, इसका पॉइंट ये था, सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था दैट इज यहाँ पे इंटीग्रिटी में कंसिस्टेंसी, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आया अब हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम आर दैट इट कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। तो कोई बता सकता है एनी एग्जांपल ऑफ इनकंसिस्टेंसी? यस, हाँ यस वंशिका। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है, और स्टूडेंट रिकॉर्ड में एक साइड उसका एड्रेस जो है, या फिर हम उसका कोई भी मार्क्स ले सकते हैं, जैसे कि एड्रेस उसका मॉडल टाउन एरिया है, और उसके बाद किसी और कॉपी में बाय मिस्टेक उसका एंटर हो गया है कोई और एड्रेस, कोई भी एड्रेस, जैसे कि न्यू कॉलोनी मुकेरिया। तो सर अगर उसका कभी भी डाटा रिट्राइव होगा तो वो 2 एड्रेस शो होगा, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा नहीं होता। अगर एक रिकॉर्ड है तो उसमें एक ही तरह का डाटा होता है, और वो आपको एरर इस चीज में शो कर देता है कि ऐसा नहीं है, यानी कि एक ही तरह का डाटा स्टोर होगा, 2 कॉपीज किसी भी चीज की नहीं बनेंगी। तो बेसिकली जो वंशिका एग्जांपल दे रही है, दो तरह का डाटा स्टोर करना, दैट इज ये जो ओल्डर सिस्टम था नो, प्रीवियस टू डेटाबेस सिस्टम, वो था फाइल सिस्टम था। उसके अंदर हम क्या करते थे, डाटा को फाइल्स के अंदर स्टोर करते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक के अंदर अगर आपने पुराना सिस्टम देखा हो, मेरे को लगता नहीं कि आप में से किसी ने ये पुराना सिस्टम देखा होगा, कि उसके अंदर क्या था कि वो बुक्स के अंदर वो सारी चीजें स्टोर करके रखते थे, ठीक है। वो लेजर सी होती थी उनकी, तो वो उसके अंदर वो डाटा को स्टोर करके रखते थे उसके अंदर। तो उससे क्या था कि एक तो हमें मल्टीपल एंट्रीज करनी पड़ती थी, एक बुक के अंदर एंट्री करी, फिर दूसरी बुक के अंदर एंट्री की, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है नो, दैट इज कि अगर लेट्स से बाय मिस्टेक आपने एक बुक के अंदर एंट्री कर दी है, दूसरी बुक के अंदर आपकी एंट्री मिस होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। एक ट्रांजैक्शन को आपने एक जगह तो स्टोर कर लिया, लेकिन आपने दूसरी जगह स्टोर नहीं किया। तो इस तरह की सारी डिफिकल्टीज को नो दी डाटाबेस बेसिकली इजीली मैनेजेस, क्योंकि ये सारा डाटाबेस हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर लेट्स से आपका दसुआ में आपका अकाउंट है, तो अगर आप वहां पे जाके अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो दैट एड्रेस इज अवेलेबल थ्रू आउट दी ऑल दी ब्रांचेस ऑफ दैट वेरी बैंक, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है दैट इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए हमारे पास कभी, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंसी होती है दैट इज वो पार्ट टाइम होती है, उसको हैंडल करने के लिए बैंक के पास मैकेनिज्म होता है। मैंने आपको बताया बेसिकली, जैसे ये जो हमने एग्जांपल ली थी एटीएम के केस में, तो जैसे एटीएम में से 30,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, उसका बैलेंस 70,000 रुपए होना चाहिए, बट अगर उसका बैलेंस 80,000 है, तो मींस अभी हमारा जो डाटाबेस है कहीं ना कहीं पे वो 10,000 वाली ट्रांजैक्शन जो है कहीं ना कहीं वो मिसमैच चल रहा है उसका। तो उस मिसमैच को हैंडल करने का बैंक के पास मैकेनिज्म होता है, दैट इज बेसिकली टू मिनिमाइज एंड कंट्रोलिंग दी इनकंसिस्टेंसी। वो बेसिकली इनकंसिस्टेंसी की एग्जांपल ही है, ठीक है जी। और लाइफ में देयर आर नो ह्यूज नंबर ऑफ एग्जांपल। जैसे लेट से आप बीइंग ए स्टूडेंट, आपने स्कूल को फीस पे की है, और आपने लेट से 20,000 रुपए फी पे की, और स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास 15,000 रुपए वाली फीस पहुंची है, 5,000 रुपए वाली फीस जो है आपकी नहीं पहुंची अभी तक। तो दैट इज दीज सॉर्ट ऑफ सिनेरियोस आर द एग्जांपल्स ऑफ इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। दैट इज नो द डीबीएमएस शुड बी एबल टू कंट्रोल दीज इनकंसिस्टेंसीज। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज डाटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। तो ये बहुत बड़ा इसका फीचर है, दैट इज शेयरिंग ऑफ डाटा। आज जैसे आजकल तो जो बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम में आप कहीं पे भी जाके अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ये नहीं है कि बैंक बोलेगा कि आपकी दसुआ ब्रांच है तो आप वहां पे जाके आप अपने पैसे निकला लो, ऐसा नहीं है, नहीं, क्लियर। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हर एक बैंक की हर एक ब्रांच के पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, दैट इज आपका बैलेंस कितना है, क्लियर।
और जो ये जो चेकबुक मोस्टली चेकबुक इशू करते हैं, दैट इज वो होती हैं, दैट इज यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ दैट वेरी बैंक, मल्टी सिटी बैंकिंग जिसको हम बोलते हैं. So that is only possible with the help of the advantage of sharing of data. Then is we have already discussed these points, that is database ensures security and database maintains integrity. Integrity means it enforces certain integrity rules to ensure the validity or correctness of data. So you know जैसे ये एक एग्जांपल दी है, a date can't be like this. ठीक है, तो ये क्या है, ये डेट की रॉन्ग एंट्री की हुई है, तो डाटाबेस इस तरह की एंट्री को अलाउ नहीं करेगा. उसको पता है कि मंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट शुड बी 12 तक की हो सकती है मंथ की वैल्यू. ठीक है, सो दीस सॉर्ट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स आर अप्लाइड ऑन दी डाटाबेस. ठीक है, जैसे हम अपने टेबल्स के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, देन वी हैव यस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, फिर उसके बाद हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स. तो ये कंस्ट्रेंट जो है ये इंटीग्रिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए है. दैट इज आवर डाटाबेस, हाउ टू एंश्योर द इंटीग्रिटी इन आवर डाटाबेस. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन? ये तो थ्योरी के टॉपिक्स हैं एंड ट्राई टू रिलेट दी थ्योरी विद दी प्रैक्टिकल. अगर आप थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ रिलेट कर पाओगे, सो यू विल बी आप इसको ज्यादा देर तक इसको होल्ड करके रख सकते हो, इस तरह की इंफॉर्मेशन. ठीक है जी. सो आज मैंने एक क्लास शेड्यूल की है एट 4 o'clock. जिस भी बच्चों को ये जो पाइथन के रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई डाउट है, so I will discuss those issues कि कैसे हमने बेसिकली अगर पाइथन के अंदर शुरू से काम शुरू करना है, दैट इज, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मिस्ड द क्लासेस. सो अगर आपका कोई फ्रेंड है क्लियर जिसको थोड़ी हेजिटेशन है इसमें पाइथन में, तो कन्वे कर देना बेटा उनको. ठीक है जी. यस, किसी का कोई पॉइंट है? एनी पॉइंट? सर जो यस्टरडे आपने डाटाबेस बनाने के लिए दिया था सर, जो क्वेरी दी थी, 3 पॉइंट्स थे उसके आंसर. हाँ कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट वीक में सॉल्व करेंगे ऑन ट्यूसडे. आज एक तो ये है कि वो 11C वाले बच्चे, पता नहीं उनकी कोई एक्टिविटी है जो वो सारे उसमें बिजी हैं, तो मोस्टली हमारी क्लास के स्टूडेंट्स 11C से ही हैं, तो वी विल वेट फॉर देम एंड वी विल सॉल्व द क्वेरी ऑन ट्यूसडे. कैसी है क्वेरी? सॉल्व हो रही है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है. ये मैंने +2 वाली क्वेरी डाली हुई है आप लोगों को. ठीक है, सो नो, एक मेरा मेन एम है कि अगर आप लोग +1 में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो ना, तो यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल और आप काफी ज्यादा सीख पाओगे इन +2. सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि जैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाता है, ये ना देखो ये सिलेबस है एंड और जो आप लोगों को डाउट्स है, ब्रिंग द डाउट्स इन द क्लास. ठीक है, जैसे अजय प्रताप ने yesterday he has asked about the problems in practical file की practical file कैसी होनी चाहिए, what should be there. So don't be hesitant, ask question in the class. ठीक है, ये नहीं आज नहीं आंसर कर पाए, 1-2 दिन में आंसर कर लेंगे इसका. यस अजय प्रताप, वो क्लियर हो गया कैसे बनानी है प्रैक्टिकल फाइल? यस सर. पर सर वो वर्ड में बनाएंगे कि पावर पॉइंट में? अगर पीडीएफ आपको बताता हूँ क्या है. जैसे आपने जुपिटर के अंदर अपना प्रोग्राम रन किया, ठीक है, तो जो प्रोग्राम का कोड है उसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में पेस्ट कर लो उसको. ठीक है, और दूसरा जो उसकी स्नैपशॉट है, जो उसकी आउटपुट आई है, उसकी स्नैपशॉट लेके, प्रिंट स्क्रीन से स्नैपशॉट लेके उसको और पेंट में थोड़ा सा उसको एडिट करके और वो भी वर्ड में पेस्ट कर लो उसको, और बाद में आप उसका पेज बाय पेज प्रिंट ले लो. ठीक है, जो A4 साइज पेपर होते हैं उसके ऊपर प्रिंट ले लो आप उनका. हैंड रिटन बनाना चाहते हो, हैंड रिटन बना लो. हैंड रिटन में थोड़ा डिफिकल्ट है. व्हाई यू वांट टू गो फॉर हैंड रिटन? मेरे को लगता है कंप्यूटर साइंस में हैंड रिटन की जरूरत ही नहीं है, आप कोड को कॉपी पेस्ट करके उधर ले जाके कर सकते हो. यस, तो वर्ड में बनानी है. प्रैक्टिकल हमने सारे किए हुए हैं. ठीक है, वो तो मिनिमम जो तो
प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं वो तो करने ही करने हैं। अगर उसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल प्रोग्राम अपनी फाइल में डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट का किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का किया, कोई हमने आउट ऑफ दी जो सिलेबस में लिस्ट है उसके अलावा जो किए हैं उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। यस, और किसी कोई क्वेरी है? नो सर। नो सर। ठीक है। और ये है कि जो डाटाबेस का है प्रैक्टिकल, इसको भी आप जिनके पास सिस्टम है वो सारे अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करो। दिस इज द टाइम टू बेसिकली एक्सपेरिमेंट, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या डिफिकल्टी आती है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या डिफिकल्टी आती है। सो ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू सर। यू। ओके।